चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की एनालिसिस करेंगे। पिछले दो क्लास में भी हमने यही थ्योरी पढ़ी है। F.W. टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में, हमने उसे पढ़ा। और अब हम टेलर का जो योगदान है उसकी एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करेंगे तो 4 टॉपिक हम यहाँ पढ़ेंगे। हर थ्योरी में हम ऐसा करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट भी यही होगा एग्जाम के लिहाज से, जो ये हम एनालिसिस करेंगे। तो एक हम यहाँ देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। टेलर ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, जो सिद्धांत दिए, अगर हम अपने शब्दों में टेलर के कुछ लक्षण बताना चाहें तो क्या? सकारात्मक पक्ष या पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हैं, कमियां क्या हैं या नकारात्मक पक्ष क्या हैं, इनको कमियों, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को संयुक्त रूप से हम कहते हैं समीक्षा या मूल्यांकन करना, एवेल्युएट करें। आप परीक्षा देते हैं, मूल्यांकन मतलब कि जो अच्छी बातें हैं और जो अच्छी बातें नहीं हैं, एग्जामिनर दोनों चीज़ें देखता है। जो अच्छी बातें हैं तो उतने नंबर मिलते हैं, तारीफ, वो जो कमियां हैं तो वो भी बताई जाती हैं, वो नंबर काट लिए जाते हैं। तो मूल्यांकन, तो हम देखेंगे यहाँ कि टेलर की अब हम समीक्षा करें, मूल्यांकन करें कि टेलर ने परीक्षा दी है, अपनी थ्योरी दी है, अब हमारे लिहाज से उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं टेलर में और क्या क्या कुछ उसमें कमियां रह गई हैं। और लास्ट में देखेंगे कि टेलर के सिद्धांत की वर्तमान समय में उपयोगिता क्या है। क्योंकि 1910-11 में टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया, आज हम 2021 में हैं, 110 साल का समय हो गया है। इस दौरान परिस्थितियां काफ़ी चेंज हुई हैं। तो फिर हम देखेंगे कि उतने पुराने सिद्धांत की आज के समय में उपयोगिता क्या है, और इसे एक शब्द में कहा जाता है प्रासंगिकता या रेलिवेंस। हर थ्योरी में ये 4 टॉपिक हम पढ़ेंगे और एग्जाम के लिहाज से जैसा मैंने बताया कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे बजाय जो अब तक हमने पढ़ा उसके। वो भी जानना है हमें, लेकिन वो तो हमने ये जाना कि उन्होंने क्या कहा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमने क्या समझा, उनको पढ़ने के बाद हमारी क्या राय बन रही है उनके बारे में, हमने क्या समझा। और स्वाभाविक सी बात है, हमने क्या समझा एग्जामिनर को इस बात से ज़्यादा मतलब है बजाय इसके कि किसने क्या कहा और हमने उसको रट लिया। तो इसलिए एग्ज़ाम के लिहाज से ये सेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। हाँ, पढ़ना हमें वो भी है, जब तक वो नहीं पता होगा तब तक ये कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए देखिए यहाँ वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं स्क्रीन पे आपके सामने। सबसे पहली बात, हम पढ़ के आए वैज्ञानिक प्रबंध टेलर का योगदान। हम देख सकते हैं कि टेलर के योगदान में वो सारी बातें हैं जो बंद प्रणाली या क्लोज सिस्टम में हमने पढ़ी है। बंद प्रणाली की 11-12 विशेषताएं हमने पढ़ी थी और वो सब हम टेलर के विचारों में देख सकते हैं। तो वो आपको यहाँ कॉपी करना है। मैंने इसीलिए बस केवल इतना लिख दिया कि सबसे पहले तो बंद प्रणाली वाली 12 विशेषताएं। सबसे पहले तो यही देखिए कि टेलर बंद कैसे है। बंद का मतलब हम जानते हैं कि जब हम प्रशासन और परिस्थिति के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन नहीं करें।
हम संगठन या प्रशासन को बाहरी वातावरण से अलग कर लें, अपने आप को क्लोज कर लें, खुली हवा नहीं आने दें, क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर इकोलॉजी का, हमारा उससे कोई सरोकार ना हो। जो अप्रोच है हमारी वो हो जाए नॉन इकोलॉजिकल या गैर पारिस्थितिक। टेलर कैसे बंद प्रणाली की बात कर रहे हैं, मानसिक क्रांति में देख लीजिए। मानसिक क्रांति हमने पढ़ी, टेलर ने कहा सारे लोग लड़ाई झगड़ा छोड़ें, एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को समझें। लाभ के लिए लड़ने से बेहतर है कि उत्पादन बढ़ाने की चिंता करें। उत्पादन बढ़ेगा तो सबको फायदा होगा। हम बात कर रहे थे 100 की जगह 10,000 हो जाएगा तो 10-20 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा कोई नहीं करेगा। तो उत्पादन बढ़ाए, उत्पादन बढ़ेगा तो सबको फायदा होगा। अब टेलर की यही लाइन देखिए कि उत्पादन बढ़ेगा तो सबको फायदा होगा। क्या वास्तव में ऐसा है कि कोई कंपनी अपना उत्पादन बढ़ा ले तो अनिवार्य रूप से उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाए? ऐसा जरूरी तो नहीं है। किसी कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया लेकिन उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा या नहीं, या कितना इंक्रीज होगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उस समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश कैसा है। मान लीजिए कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया लेकिन मार्केट में उस वस्तु की डिमांड घट गई, क्या गारंटी है कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा? कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया लेकिन जो कंपटीटर कंपनी थी उसने भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा के कीमतें घटा दी, क्या गारंटी है कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा? कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ाया लेकिन मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी का सामान आ गया, क्या गारंटी है कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा? तो मतलब कि जब कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो हमें यह भी देखना होगा कि जो बाह्य वातावरण या परिवेश है, इकोलॉजी, उसमें क्या चेंज हो रहा है, और वो ये डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। एक जमाने में ओनिडा, वीडियोकॉन, ऑस्कर, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों के टीवी आते थे, आप लोग तो तब पैदा भी नहीं हुए। एलपीजी के पहले की बात है। एलपीजी आ गया 1991 में। एलपीजी आया तो अब एमएनसीज को हमने भाई मौका दे दिया आने का। परिणाम सोनी, सैमसंग, एलजी या और इस तरह के कई ब्रांड आ गए। आप में से बहुत सारे ने तो नाम भी नहीं सुना होगा ओनिडा का, जबकि 30 साल पहले वही चलता था। गांव गांव में शायद सुनते हैं कि आज भी चलती हैं वो ओनिडा की टीवी, जहां एकदम गरीब ग्रामीण लोग हैं अभी भी वो चलती हैं। अदरवाइज तो भाई देखिए आप, मेन 3 ब्रांड ही हैं, सोनी, सैमसंग और एलजी। मैक्सिमम इन्हीं का, मुझे लग रहा है 80% से ज़्यादा मार्केट के ऊपर कैप्चर इन्हीं का होगा। कुछ और हैं तो हायर या और जो 1-2 ब्रांड हैं, पैनासोनिक, लेकिन मैक्सिमम यही 3 कंपनियां। तो अब ओनिडा वाले कहें कि हमने तो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में लागू किया है और जैसा टेलर ने कहा था खूब हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, गाली दें वो टेलर को? तो होगा टेलर वहां फेल की नहीं हो गए कि आप उत्पादन बढ़ा लीजिए तो सबका फायदा होगा? कहाँ हो रहा सबका फायदा? तो इकोनॉमिक्स इतनी सिंपल तो नहीं होती है कि एक लाइन में बस ये कह दो कि उत्पादन बढ़ा लो तो फायदा बढ़ जाएगा। इतनी आसान होती है अर्थशास्त्र तब तो क्या नहीं था। मतलब हमें दिख रहा है कि टेलर ने परिस्थिति के प्रभाव को नजरअंदाज कर दिया।
सिंपल सी एक लाइन कह दी कि उत्पादन बढ़ाओ तो फायदा हो जाएगा, वो जो परिस्थिति में क्या चेंज होगा टेलर को कोई मतलब ही नहीं है उस बात से। तो टेलर बंद प्रणाली के समर्थक हैं। टेलर की अप्रोच नॉन इकोलॉजिकल है। बंद प्रणाली वाली और जितनी विशेषताएं हैं वो सब देख लीजिए आप इसमें। टेलर वैज्ञानिक विधियों पद्धतियों की बात कर रहे हैं, मतलब टेलर औपचारिक है, संरचना तकनीक है। टेलर केवल पैसे का लालच दे रहे हैं, ज्यादा बोनस, सफलता के लिए पुरस्कार, प्रति इकाई उत्पादन के आधार पर भुगतान, मतलब सोच आर्थिक प्राणी वाली है। एक श्रमिक के कामों का पर्यवेक्षण 8 पर्यवेक्षक करेंगे, मतलब एक्स विचारधारा है। हम कितना कामचोर मान रहे हैं व्यक्ति को, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि व्यक्ति के काम में कुछ कमी गड़बड़ी हो जाए। टेलर प्रबंधक की भूमिका को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, मतलब दबावपूर्ण नेतृत्व है। तो जितनी विशेषता है, हर चीज पहले से फिक्स होगी, कौन क्या करेगा कैसे करेगा, मतलब मैकेनिकल अप्रोच या यांत्रिक दृष्टिकोण है। तो सारी बातें तो आ गई बंद प्रणाली वाली। तो आपको जब टेलर की विशेषताएं पूछी जाएं तो बंद प्रणाली वाली जो 11-12 विशेषताएं आप जान रहे हैं वो कॉपी कर लेना, और सब है वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा कुछ और विशेषताएं लिखी हैं स्क्रीन पे। क्या टेलर का जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत है वो वास्तव में एक वैज्ञानिक सिद्धांत है? तो केवल नाम ही नहीं है साइंटिफिक मैनेजमेंट, बल्कि वास्तव में एक साइंटिफिक सिद्धांत है भी। तो कहावत है आंख के अंधे और नाम नैन सुख, तो ऐसी स्थिति नहीं है कि केवल नाम ही रख दिया वैज्ञानिक प्रबंध और हो कुछ नहीं उसमें वैज्ञानिक, बल्कि वास्तव में टेलर ने जो बातें की हैं, जो थ्योरीज दी हैं, वो हैं वैज्ञानिक या साइंटिफिक। वो चाहे फावड़े के प्रयोग की बात हो, चाहे थकान अध्ययन हो, चाहे काम के बीच में ब्रेक की व्यवस्था हो, तो ये तो सच्चाई है। हम ही पढ़ते लिखते जो भी काम करते हैं, देखिए आप हर घंटे 2 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लें, चाय पी लें, आप वो तो एक नई एनर्जी के साथ दोबारा काम में लग जाते हैं। और कंटिन्यूसली 8 घंटे व्यक्ति बैठा रहे तो फिर वही है कि केवल टाइम पूरा करेगा, उसमें कितना इंटरेस्ट से काम हो पाता है, कितना चीजें दिमाग के अंदर बैठती हैं। फावड़े के प्रयोग में टेलर कह रहे कि भारी वस्तु को उठाना है तो डंडा छोटा हो, तो है भाई साइंटिफिक बात है, वैज्ञानिक सिद्धांत है। तो ये विशेषता है टेलर का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है, एक व्यावहारिक सिद्धांत है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, केवल आइडियलिस्टिक या आदर्शवादी विचार नहीं है। अक्सर सिद्धांतकारों की एक बहुत बड़ी कमी ये होती है, जब उनसे कहा जाता है सिद्धांत दीजिए, सुझाव दीजिए, तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें भले वो व्यवहार में लागू हो या नहीं हो। टेलर के साथ ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि टेलर ने खुद कंपनी में 35 साल तक काम किया है, पसीना बहाया है, लेबर से लेके टॉप लेवल तक हर लेवल पे काम करके समस्याएं चुनौतियां देखी हैं, एक्सपेरिमेंट किए हैं, और तब फिर उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो जो जमीन से जुड़ा होता है, जमीनी सच्चाइयां जानता है, वो हवा हवाई बातें नहीं करता, वो आदर्श बातें नहीं करता, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा है। और जो बंद एसी कमरों में बैठ के 4 5 6 किताबें पढ़ के विचार डेवलप कर ले, तो वहां है कि उसने तो जमीनी सच्चाई देखी नहीं, तो वहां है कि उसके विचार भी वैसे हों। लोक प्रशासन में एक विद्वान है मैरी पार्कर फॉलेट, तो उनमें हम देखते हैं ये समस्या। मैरी पार्कर फॉलेट अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की स्कॉलर थीं, बस लाइब्रेरी में दिन भर बैठ के पढ़ती थीं, 10 20 50 किताबें पढ़ी, अपने उसी से विचार विकसित किए, अपनी थ्योरी दे दी। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई जमीनी सच्चाई नहीं, कोई व्यावहारिक अनुभव नहीं, परिणाम
उनके जो सिद्धांत या विचार हैं कहने सुनने के लिए बहुत अच्छे, लेकिन आलोचना की जाती कि उनके विचार आदर्शवादी विचार हैं, उन्हें व्यवहार में लागू करना संभव नहीं है। अक्सर होता है। महात्मा गांधी को हम तारीफ करते हैं क्यों? तो एक बहुत बड़ा कारण यही है कि महात्मा गांधी जो भी सिद्धांत देते थे, किसी दूसरे से जो अपेक्षा करते थे, सबसे पहले उसे खुद अपने ऊपर लागू करते थे और तब दूसरे से कहते थे, चाहे वो सत्य हो, चाहे अहिंसा हो, या और जो भी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है स्कॉलर्स या थिंकर्स के सामने कि वो जो बातें कर रहे हैं, जो सुझाव दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाना पॉसिबल है भी या नहीं है। टेलर के साथ ये दिक्कत नहीं है। तो उनका सिद्धांत एक व्यावहारिक सिद्धांत है। हम देख रहे हैं कि उस समय भी टेलर का सिद्धांत लागू हुआ, चाहे वो फोर्ड कंपनी हो, चाहे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हो, चाहे अमेरिका के अलावा रसिया, जर्मनी हो, टेलर का सिद्धांत उस समय भी लागू हुआ और प्लस प्रासंगिकता में देखेंगे कि आज भी लागू हो रहा है। तो ये व्यावहारिक सिद्धांत है। इसीलिए तो दो ये विशेषताएं हो गई कि वैज्ञानिक सिद्धांत है, व्यावहारिक सिद्धांत है। अब उसके अलावा कुछ और बातें, और ये बातें ऐसी हैं जो हमने टेलर के विचार पढ़े हैं, ये उसी की कॉपी है। बातें, विशेषताएं, ये सारी चीजें देखिए हमने बात की। टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेंस में विशेषज्ञों की भूमिका पे बल दिया, तो ये हम बीच बीच में बात कर चुके हैं। आप चाहो तो उनको यहां उठा के फिर लिख सकते हो। टेलर ने कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात की, टेलर ने मेंटर रिवॉल्यूशन की बात की, टेलर ने मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात की, टेलर ने यूनिटी ऑफ कमांड या आदेश की एकता को खारिज किया। तो इस तरह से जो हमने टेलर का सिद्धांत पढ़ा है, आप ये भी विशेषताएं तो हैं सब, ये तो इनको भी आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो। तो मेनली बंद प्रणाली वाली जो विशेषताएं हम जानते हैं वो कॉपी करना है। ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए, वैज्ञानिक सिद्धांत, व्यावहारिक सिद्धांत, और प्लस ये विशेषताएं फिर जो हमने उनका थ्योरी पढ़ी है उसी में से कॉपी कर लेना है। हमने इसीलिए डॉट डॉट करके छोड़ दिया कि इसमें आप चाहो तो और बढ़ा सकते हो इसको। तो ये तो हो गई टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की विशेषताएं। अब देखिए, अब इन विशेषताओं की एनालिसिस करें, चीर फाड़ करें। इनमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और इनमें कुछ कमियां भी हैं। विशेषताएं या लक्षण, याद रखें, इसमें अच्छे लक्षण भी हो सकते हैं और सुलक्षण भी और कुलक्षण भी। आपकी लंबाई 6 फीट है तो ये भी आपकी एक विशेषता या लक्षण है। शारीरिक रूप से हट्टे कट्टे हैं लेकिन आप आलसी हैं तो ये भी तो विशेषता ही है भाई, लक्षण है। अब हट्टे कट्टे हैं, लंबे हैं, ये सकारात्मक है, लेकिन आलसी हैं ये नकारात्मक है। विशेषताएं तो दोनों हैं। तो विशेषताओं में सब आएगा, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब हम उन विशेषताओं में से फिर छांटेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि कौन कौन सी सकारात्मक विशेषताएं हैं, तो सकारात्मक पक्ष, और कौन कौन सी नकारात्मक विशेषताएं हैं, तो नकारात्मक पक्ष। तो हमें अब विशेषताओं की चीरफाड़ करनी है, तो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष होंगे। तो देखिए, सकारात्मक पक्ष यहां दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपको। कुछ टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में अच्छी बातें क्या थीं, पॉजिटिव चीजें क्या थीं। तो सबसे पहली बात, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत से समाज के या कहें संगठन के सभी पक्षों को फायदा हुआ। जितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, उन सबको फायदा था टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से।
मालिक को भी या नियोक्ता को, एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉय या लेबर को भी, और कंज्यूमर ग्राहक को भी। कैसे? एम्प्लॉयर या मालिक को क्या फायदा? रोज रोज के लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब मानसिक क्रांति। तो टेलर कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, एक गाड़ी के दो पहिए हो, जब तक मिलजुल के काम नहीं करोगे तब तक पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो भाई कोई भी मालिक, अगर कंपनी में आए दिन लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मालिक और मजदूर के, मजदूर हड़ताल कर रहे हैं या काम में मन नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं नुकसान और टेंशन तो मालिक का ही है। अगर शांति होगी, सौहार्द होगा, सब खुशी खुशी काम करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सहयोग समन्वय होगा, तो नेचुरल सी बात है मालिक के लिए अच्छी बात है। तो मालिक को सबसे बड़ा फायदा तो यही है। दूसरा, उत्पादन बढ़ने से लाभ बढ़ गया, तो ये भी फायदा। उस समय तो हुआ ऐसा कि कई गुना उत्पादन बढ़ा, तो उसी रेशियो में जो नियोक्ता एम्प्लॉयर है उसके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हो गई। तो मालिक को कई फायदे थे टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से। लेबर को भी बहुत सारे फायदे थे। सबसे पहली बात तो फिर वही कि लेबर के लिए मजदूरी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब प्रति इकाई उत्पादन जितना काम करोगे उतना मजदूरी पाओगे, ज्यादा काम तो ज्यादा मजदूरी। बोनस की व्यवस्था, सफलता के लिए पुरस्कार की व्यवस्था, तो सबसे पहला तो यही फायदा। और देखिए तो थकान, अध्ययन करके ऐसी तकनीकें आ गई जहां श्रमिकों को कम से कम थकान हो, तो ये भी अच्छी बात। उनके विश्राम की व्यवस्था हो गई, ये भी अच्छी बात। मानकीकृत कार्य दशाएं, या दूसरे शब्दों में कहें तो बेहतर कार्य दशाएं हो गई। अब सब कुछ तय है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कब आएगा, कब जाएगा, कहाँ बैठेगा, क्या काम करेगा, कितना हवा पानी रोशनी, मानकीकृत कार्य दशाएं, स्टैंडर्ड हर चीज का फिक्स होगा, पैरामीटर फिक्स होंगे, तो बेहतर कार्य दशाएं। उनके ट्रेनिंग का इंतजाम कर दिया गया, देखिए फ्री में ट्रेनिंग मिल जानी है। अब उनकी क्षमताओं का विकास होना है, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो लेबर को देखिए कितने सारे फायदे। और प्लस उपभोक्ता या कंज्यूमर, उत्पादन बढ़ा, मार्केट में ज्यादा सप्लाई हुई वस्तुओं की, परिणाम कीमतें कम हो गई। तो संगठन से जुड़े जितने पक्ष हैं सबको फायदा था टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से। तो सबसे बड़ा तो सकारात्मक पक्ष यही है। उसके अलावा देखिए जो हमारा पर्पज है वो पर्पज भी काफी हद तक सॉल्व हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में बढ़ोतरी तो हुआ है। भाई उत्पादन बढ़ा, लाभ बढ़ा, तो यही तो है हमारे लिए संगठन की कार्यकुशलता और प्रभावशीलता, तो हुआ वो। बाकी चीजें भी आप देख रहे हैं, हमें अब विशेषज्ञों की प्राप्ति हो गई। टेलर कह रहे हैं कामों का बंटवारा होगा, विशेषज्ञता मिलेगी, उससे भी संगठन की कार्यकुशलता बढ़ेगी। सहयोग समन्वय, लड़ाई झगड़ा नहीं है अब, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन। संगठन के प्रति योग्य व्यक्ति आकर्षित हुए। अब क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से अब नियुक्ति होनी है, साइंटिफिकली अब अपॉइंटमेंट होंगे। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी लाके उठा के संगठन में रख लो। प्लस सबसे बड़ी बात की अब घंटे वाला सिस्टम बंद है। अब तो काम करोगे तो पैसा पाओगे, पर यूनिट बेस पे अब तो पेमेंट है। अब काम चोरों का तो कंपनी में कोई काम नहीं है। पहले तो 8 घंटे पूरे करो, काम किया या नहीं किया से मतलब है नहीं है, हम तो घंटा देख रहे हैं, तो सबकी चांदी थी। अब नहीं है ऐसा। अब तो हर आदमी का इंडिविजुअल काम देखा जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, निष्पादन मूल्यांकन होगा, और तब पैसा पाओगे।
तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो कामचोर हैं धीरे धीरे नौकरी छोड़ के भागेंगे, जो योग्य हैं, काम की इच्छा वाले हैं, वही बचेंगे। तो संगठन में योग्य व्यक्ति आएंगे अब, प्लस केवल आएंगे नहीं, उन्हें संगठन में बने रहने की भी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पाएंगे। अब गधा घोड़ा एक ही लाठी से नहीं हाँका जाएगा, गधे के साथ वैसा व्यवहार होगा और घोड़े के साथ वैसा व्यवहार होगा। गधे खोजें अपना दूसरा घर, घोड़ों को क्या दिक्कत है, उनके लिए तो बढ़िया है। तो योग्य व्यक्ति न केवल संगठन के प्रति आकर्षित हुए, बल्कि उन्हें संगठन में बने रहने की प्रेरणा भी मिली। और प्लस टेलर ने सब कुछ पहले से तय कर दिया, कौन क्या करे, कैसे करे, उसकी योग्यताएं हो, उसका प्रशिक्षण हो, अपवाद द्वारा प्रबंध हो कि प्रबंधक अब अपनी सत्ता का प्रयोग बहुत रेयर केस में करे, हर काम में टांग नहीं अड़ाए, तो परिणाम कि सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लग गया। भाई जब पहले से चीजें फिक्स नहीं हैं तो हर जगह अपनी मर्जी चलानी है, अपने अकॉर्डिंग नियम कानून बनाने बिगाड़ने हैं। अब तो सब कुछ पहले से फिक्स है, तो आपके पास सत्ता ही नहीं बची, कम बची सत्ता तो मिसयूज क्या करोगे उसका। तो ये कई सारे सकारात्मक पक्ष थे टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के। नकारात्मक पक्ष या कमियां देखिए टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के। नकारात्मक पक्ष या कमियां हैं स्क्रीन पे, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? सबसे बड़ी कमी कि जो टेलर का सिद्धांत है वो बंद प्रणाली का समर्थक सिद्धांत है। ये विशेषता भी है, और मैंने बताया कि विशेषताओं से ही तो हम छांट रहे कि क्या सकारात्मक है और उसमें और क्या नकारात्मक है। तो आप देखिए मूल बात जो ध्यान रखनी है कि टेलर का सिद्धांत बंद प्रणाली का सिद्धांत है, और बंद प्रणाली की जितनी विशेषताएं हैं ज्यादातर एक पक्षी या सिंगल साइडेड हैं, सो वही कमियां भी हैं। देखिए लगभग वही पॉइंट यहां लिखे हमने। सबसे बड़ी कमी यही कि टेलर बंद प्रणाली के समर्थक हैं, या नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच है टेलर की, गैर पारिस्थितिक दृष्टिकोण। कैसे वो हम देख रहे हैं। उसी से जुड़ा दूसरा है कि टेलर का जो सिद्धांत है वो सिंगल साइडेड या एक पक्षीय सिद्धांत है। संगठन के सभी पक्षों को लेकर टेलर ने अपने विचारों का प्रतिपादन नहीं किया है, बल्कि केवल वो संरचना और तकनीक को लेकर आगे बढ़े। तो करना क्या है कि बंद प्रणाली वाली जो विशेषताएं हैं उनमें आपको केवल केवल शब्द जोड़ते जाना है। देखिए वही किया है हमने। विशेषता है कि टेलर ने व्यक्ति को आर्थिक प्राणी माना, और कमी क्या है कि केवल आर्थिक प्राणी माना, सामाजिक को छोड़ दिया। विशेषता है कि टेलर ने औपचारिक संगठन की बात की, और कमी क्या है कि केवल औपचारिक की बात की। तो देखिए उन्हीं में बस केवल केवल जोड़ दिया हमने, तो कमियां हो जाएंगी। उसी को ओवरऑल हम कह रहे हैं कि भाई सिंगल साइडेड अप्रोच या एक पक्षीय सिद्धांत है। तो देखें केवल संरचना और तकनीक पे बल दिया टेलर ने, व्यक्ति की बात नहीं की, उसकी भावनाओं की बात नहीं की। टेलर ने केवल औपचारिक संगठन पे बल दिया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल की बात नहीं की। केवल यांत्रिक दृष्टिकोण पे बल दिया, मैकेनिकल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक को छोड़ दिया। वो अलग से लिख दिया पॉइंट कि मानवीय तत्वों, मानवीय भावनाओं, सोशल साइकोलॉजिकल जो वैल्यूज हैं उन सबको खारिज कर दिया। टेलर ने केवल पैसे का लालची मान लिया व्यक्ति को इकोनॉमिक मैन, जबकि व्यक्ति सामाजिक भी है, भावनाएं भी हैं, संबंध भी हैं। टेलर ने व्यक्ति को केवल कामचोर मान लिया, एक्स विचारधारा, जबकि सारे कामचोर
नहीं होते किसी संगठन में। कुछ काम की इच्छा वाले भी होंगे, कुछ कामचोर भी होंगे। टेलर तो सबको नेचुरल सोल्जरिंग, स्वाभाविक ढिलाई की कामचोर आलसी मान के चल रहे। टेलर ने केवल निम्न स्तर का, लोअर लेवल की स्टडी की। श्रमिक स्तर, कल ही हम बात कर रहे थे कि टेलर का पूरा हम थ्योरी देख लें, ज्यादातर बातें निम्न स्तर के लिए हैं। चाहे वो फावड़े का प्रयोग हो, चाहे वो धातु कटाई हो, चाहे वो कच्चे माल को ढोना हो, चाहे वो विभेदीकृत इकाई मजदूरी हो, देखिए ज्यादातर बातें निम्न स्तर के लिए। तो संगठन के सभी स्तरों को एक साथ लेकर टेलर आगे नहीं बढ़े। टेलर ने आदेश की एकता का उल्लंघन किया, तो यह भी एक कमी है। आदेश की एकता के अपने कई सारे फायदे होते हैं कि किसी अधीनस्थ को केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। टेलर ने नहीं किया ऐसा। प्लस सबको फायदा हुआ टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से, लेकिन फिर भी सबके द्वारा उसकी आलोचना की गई। सबको फायदा, फिर भी सबने आलोचना की। क्यों? नियोक्ता एम्प्लॉयर, इन्होंने आलोचना की। क्यों? क्योंकि इनके खर्च बढ़ गए। एम्प्लॉयर के खर्च में बढ़ोतरी हो गई। कैसे? टेलर कह रहे रेल कार लगाइए, कितना खर्चा होगा? टेलर कह रहे ट्रेनिंग दीजिए, कितना खर्चा होगा? टेलर कह रहे भारी वस्तु को उठाना है तो फावड़े का डंडा छोटा, हल्की वस्तु को उठाना है तो फावड़े का डंडा लंबा। फावड़े का वजन बता रहे टेलर, फावड़े की साइज बता रहे टेलर। कहने का मतलब कि जो पुरानी चीजें हैं वो सब वेस्ट, सारा नया कीजिए अकॉर्डिंग टू टेलर। तो कितना खर्चा होगा कंपनी का? कितने कंपनी, कितने एम्प्लॉयर्स की इतनी हैसियत है कि वो इतना बड़ा खर्चा करें? नहीं है सबके बस की बात। तो फिर इस लिहाज से थ्योरी बेकार है कि इतने सारे आप, इतने बड़े बड़े खर्चे आप बता रहे हो अपने सिद्धांत में, जो 100 में से 10 एम्प्लॉयर्स भी कर पाए तो बड़ी बात है, 90 के तो हिम्मत होगी ही नहीं इतने खर्चे करने की। तो इसीलिए कहा गया कि जो टेलर का सिद्धांत था ये बड़े पूंजीपतियों का ही समर्थक सिद्धांत था। ये हर कंपनी के बस की बात नहीं थी कि वो टेलर के सिद्धांत को लागू कर पाए। ये केवल जो बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, खूब पैसा जिनके पास है, उन्हीं के लिए संभव है कि वो इतने इन्वेस्टमेंट करें, खर्च करें, कि रेल कार लगाएं, कि ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, कि फावड़े बदलें सारे, कि वो जो धातु कटाई है तो अब सारी वो ड्रिल मशीन्स को चेंज करें, अकॉर्डिंग टू टेलर सारा सिस्टम अपनाएं। तो बड़े पूंजीपतियों का समर्थक सिद्धांत है। तो जो पूंजीपति या नियोक्ता एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया टेलर को। लेबर, श्रमिकों ने क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इनको क्या हो गई कि घंटे वाला सिस्टम बंद हो गया। मतलब अब काम चोरी मक्कारी नहीं चलेगी, अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा। तो जो कामचोर टाइप के लेबर थे उनके लिए तो दिक्कत है कि नहीं है? तो सबसे बड़ी समस्या। और देखिए तो अब अनएम्प्लॉयमेंट का डर हो गया। क्यों? हैं? हाँ वो भी है कि जो कामचोर हैं उनको जाना पड़ेगा, प्लस और भी रीजन है।
कि अब क्षमताओं का पूरा यूज होगा। तो परिणाम कि पहले जितना काम 10 लेबर करते थे अब 4 कर लेंगे, उतना बचे हुए 6 छुट्टी। तो ये भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि अब उत्पादन ज्यादा होगा। पहले आप 9 यूनिट करते थे, अब 11 करोगे, क्योंकि टेलर ने लालच दे दिया है कि मजदूरी दर बढ़ जाएगी। तो मतलब पहले जितना 10 आदमी करते थे काम, अब 6 करेंगे उतना। बाकी 4 एक्सेस हैं हमारे लिए, तो उनको हटाएंगे हम। क्षमताओं का पूरा प्रयोग, कामचोरों को तो जाना ही पड़ेगा, तो वो भी। हाँ, वो भी एक हमने कमी पड़ी डीपीआरएस में कि कोई मिनिमम वेज की व्यवस्था नहीं की गई, न्यूनतम मजदूरी की। काम करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो आओ भी ड्यूटी पे और खाली हाथ जाओ लौट के। जब एक यूनिट बनाओगे तब पैसा पाओगे, अब वो 10 दिन में बनाओगे यूनिट तो 10वें दिन मिलेगा पैसा, 9 दिन तक खाली। वो भी दिक्कत। प्लस देखिए, अब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तय कर दी गई। पहले तो मन की मर्जी, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, जो मर्जी काम करो, जैसे मर्जी वैसे करो। अब तो कहीं नहीं मन की मर्जी, सब कुछ पहले से फिक्स है। अब तो किसे क्या करना है, कैसे करना है, कि सब कुछ अब पहले से तय है। परफॉर्मेंस अप्रेजल है, अब निष्पादन मूल्यांकन है। हम मूल्यांकन करेंगे आपका काम का कि आपने सही तरीके से किया कि नहीं। 8-8 लोग देखने वाले हैं एक एक आदमी के काम को। कोई गुंजाइश नहीं है काम चोरी की, मक्कारी की। तो कैसे पसंद आ जाएगा लोगों को कि अभी तक अपनी मन की मर्जी के मालिक थे, स्वच्छंद थे, और अब इतने सारे कंट्रोल लगा दिए जाएंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें थी लेबर को। तो इन्होंने आलोचना करी। कंज्यूमर, उपभोक्ताओं ने आलोचना करी। कल हम बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि क्वालिटी में गिरावट देखी गई। बस ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है। जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतनी ज्यादा मजदूरी दर होगी, मजदूरी होगी। तो ज्यादा उत्पादन के चक्कर में आदमी कई बार क्वालिटी से समझौता करता है। हम कल बात कर रहे थे कि एक दिहाड़ी वाला काम है, एक कॉन्ट्रैक्टर वाला काम है। आप देखिए, कॉन्ट्रैक्टर वाले काम में कभी उतनी मजबूती नहीं होती जितनी दिहाड़ी वाले काम में। दिहाड़ी वाले में टाइम लगता है, लेकिन काम भी वैसा होता है फिर ठोक बजा के। और कॉन्ट्रैक्टर की तो कोशिश होती है कि वह सब किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो ताकि नया कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो हमेशा क्वालिटी में समझौता होता है, तो वो दिक्कत। तो इसलिए उपभोक्ताओं ने आलोचना करी। लेबर यूनियन या श्रम संघों ने आलोचना करी। क्यों? क्योंकि इन्हें अपनी दुकान के बंद हो जाने का खतरा हो गया। अपनी दुकान के बंद हो जाने का खतरा मतलब लेबर यूनियन का औचित्य तभी तक है जब तक मालिक और मजदूर एक दूसरे को अपना एनिमी या दुश्मन समझते हैं, तभी तो चलती है इनकी दुकान। अब अगर मालिक और मजदूर दोस्त बन जाएंगे, एक गाड़ी के दो पहिए होंगे, मेंटल रिवॉल्यूशन होगा, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, तो इनको कौन पूछेगा? आज कितने सारे किसान नेता और किसान यूनियन पैदा हो गए हमारे देश में। तो अब उनकी दुकान तो इसी सबसे चल रही है कि लड़ाई झगड़ा हो, तभी तो वो नेता और उनकी दुकान चलेगी। लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा तो कौन पूछेगा? कौन आज के पहले जानता था कि राकेश टिकैत कौन है, कि नरेश टिकैत नाम भी हमने नहीं सुना था। लेकिन अब कोई दिन अखबार ऐसा नहीं जिस दिन फ्रंट पेज पे नाम ना छप जाए भाई साहब का। तो इनकी दुकान तो उसी से चल रही है जब लड़ाई झगड़े हों। और उनकी आड़ में जो और दुकानें चल रही कि देखिए, अब पता लग रहा है कि वो खालिस्तानी और कौन कौन भी वो पीछे वो काजू किस्मत भेज रहे कनाडा से, अमेरिका से। आंदोलनकारियों के स्तर पे खूब पिज्जा और सब बन बन के वहां मिल रहे हैं। तो इन सब की तो दुकान ही उसी से चलती है, रोजी रोटी उसी से चलती है कि लड़ाई झगड़ा हो। तो चाहे सीए वाला हो, चाहे XYZ, किसी भी तरह के विवाद हो, तो नेताओं को जो इस तरह के यूनियंस हैं उनको तो तभी अपनी राजनीति चमकाने का, अपनी रोटी सेकने का मौका मिलता है। तो वो तो कभी नहीं चाहे कि दोस्ती हो जाए। तो इसलिए उनको तकलीफ थी, उन्होंने आलोचना की टेलर की। और उसके साथ साथ
जो मानव संबंधवादी या व्यवहारवादी हैं, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या बिहेवियरलिस्ट अप्रोच के जो विद्वान हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि टेलर ने व्यक्ति को मशीन का पुर्जा मान लिया, केवल मैकेनिकल अप्रोच के आधार पर थ्योरी दी, व्यक्ति की फीलिंग्स, जो सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं, उनको इग्नोर कर दिया। तो एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड जैसे जो बिहेवियरलिस्ट हैं या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के थिंकर्स हैं, उन्होंने भी टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की आलोचना की। तो इस तरह से हम टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की कुछ कमियां बता सकते हैं या आलोचनाएं। यहां एक मुद्दा और है, आलोचनाओं की आलोचना। या दूसरे शब्दों में, टेलर का बचाव। आलोचना की आलोचना या टेलर का बचाव। जो यहां स्क्रीन पे आप आलोचनाएं देख रहे हैं, इसमें कई आलोचनाएं ऐसी हैं जो वैलिड या जेन्युइन नहीं है। वो वास्तव में टेलर के सिद्धांत की कमी नहीं है, बल्कि वो कुछ लोगों ने अपने कुछ निजी लाभ या स्वार्थ की वजह से आलोचनाएं की। तो फिर हमें वहां भाई स्थिति क्लियर करना जरूरी है। किसान आंदोलन तो देखिए कहा ही जा रहा है कि केवल पंजाब के किसानों को आपत्ति है उन कानूनों से, बाकी पूरे देश के किसानों को ऐसा कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। वो तो भड़काया जा रहा, सो फिर अलग बात है। अदरवाइज तो क्यों अपने निस्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए वो आलोचना कर रहे हैं। वास्तव में कानूनों की कमियां नहीं है। बिहार में 2006 से वो एपीएमसी और क्या क्या मंडियां नहीं है, वो नहीं है, फिर भी देखिए 15-15 साल से, बल्कि 3 अध्यादेश वो कानून थे पहले से लागू थे। यही राकेश टिकैत हैं जो बहुत बड़े समर्थक थे उन कृषि अध्यादेशों के, जिन्होंने शुरू में कृषि कानूनों को सपोर्ट किया था, और आज इतने बड़े विरोधी। तो वास्तव में कोई और गेम चल रहा है इन आंदोलनों के पीछे या उन कानूनों के विरोध के पीछे, वो जेन्युइन आलोचनाएं नहीं हो रही हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में हमें सरकार का पक्ष बताना पड़ता है कि नहीं बताना पड़ता। वही बात यहां देखिए आप, लेबर यूनियन आलोचना कर रहे हैं टेलर की, क्योंकि अब उनकी दुकान नहीं चलेगी। टेलर की क्या कमी है इसमें? ये वैलिड आलोचना तो नहीं है, ये तो उनके स्वार्थ पूरे नहीं होंगे अब, तो इसलिए वो टेलर को क्रिटिसाइज कर रहे। वास्तव में टेलर की कमी नहीं है वहां, तो हमें ये बताना पड़ेगा साथ साथ। तो यह हम साथ साथ बता दें और या अलग से बता दें कि कई आलोचना ऐसी हैं इसमें जिनसे हम सहमत नहीं हैं या सहमत हो पाना संभव नहीं है। लेबर आलोचना कर रहे हैं, स्पेशली कौन से लेबर आलोचना कर रहे हैं? जो कामचोर हैं, मक्कार हैं। घंटे वाला सिस्टम बंद हो गया है, अब इसमें टेलर की कमी है? कोई टेलर की कोई कमी नहीं है इसमें। टेलर ने कभी इलेक्शन में, चुनाव लड़ने में ये वायदा नहीं किया था कि हम रोजगार पैदा करेंगे। अब कामचोरों को टेंशन है कि बेरोजगारी, तो आलोचना कर रही। टेलर की कमी तो नहीं है। टेलर का पर्पज है प्रोडक्शन बढ़ाना, संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाना, वो पूरा हुआ है। अब कामचोरों को नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो इसमें टेलर की कमी तो नहीं है। एम्प्लॉयर आलोचना कर रहे हैं कि खर्च होगा। अरे भाई, खर्च होगा तो फायदा भी तो आप ही को मिलेगा। और बेसिकली वो खर्च नहीं, वो इन्वेस्टमेंट होगा। भाई रेल कार बनाएंगे तो आप ही अपने लिए तो बनाएंगे, आप ही की कंपनी में तो चलेगी वो।
एक बार का इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन लाइफ टाइम कितना आपको उससे फायदा होगा। तो ये बेसिकली खर्च नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। आप अपने लेबर को ट्रेनिंग देंगे तो वो खर्च नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। वही लेबर आपको ज्यादा काम करके दे देगा, ज्यादा अच्छे से काम करके दे देगा। आप आलोचना कर रहे हैं तो ये जेन्युइन नहीं है। तो हमें यहां बचाव करना है टेलर का, स्पेशली इन तीन लोगों में, एम्प्लॉयर, लेबर एंड लेबर यूनियन, कि इनकी जो आलोचनाएं हैं वो वैलिड नहीं है, हम उनसे सहमत नहीं है। दूसरा, यहां बचाव करना है टेलर का, जो कल ही हमने बात की थी। देखिए, आलोचना है कि टेलर ने संगठन के केवल निम्न स्तर का अध्ययन किया। हमें दिखाना है कि हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर स्टडी लोअर लेवल की है, लेकिन साथ में ये भी दिखाना है कि टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप में कुछ हद तक मिडिल लेवल की भी स्टडी की है, जहां उन्होंने फॉरमेंस की 8 पर्यवेक्षकों की बात की, उनके नाम, उनकी योग्यताएं बताई। निर्माण के लिए मानसिक योग्यता, क्रियान्वयन के लिए शारीरिक योग्यता। तो हमें वहां टेलर का बचाव करना है। और प्लस एक जगह और टेलर के बचाव की अपेक्षा है हमसे, 5 और 6 नंबर पॉइंट। हम आलोचना कर रहे कि टेलर की जो अप्रोच है वो मैकेनिकल है। टेलर ने व्यक्ति को मशीन का पुर्जा माना है। हम आलोचना कर रहे हैं कि टेलर ने जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, जो सोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ह्यूमन की फीलिंग्स हैं, उनको इग्नोर कर दिया है। अगेन, ये बात सही है कि टेलर ने ऐसा किया है, और इसके पीछे रीजन है कि टेलर एक इंजीनियर है। और ये तो कहा ही जाता है कि जो इंजीनियर हैं, मशीनों से उनको खेलने कूदने की आदत होती है, तो फीलिंग्स का वो उतना ध्यान नहीं रखते। ओवरऑल ये माना जाता है इंजीनियर्स की कमी। टेलर भी इंजीनियर हैं, तो वैसा हुआ है। लेकिन लेकिन फिर हमें दिखाना है कि ये बात सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। कुछ हद तक टेलर ने, या कहीं कहीं टेलर ने, मानवीय भावनाओं की भी, चाहे या अनचाहे, चर्चा की है। कहां, कैसे? तो वही देखिए, यहां लिखा हुआ है, टेलर के अध्ययन में मानवीय दृष्टिकोण। टेलर के अध्ययन में मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। कहीं कहीं टेलर ने मानवीयता दिखाई है। ऐसा नहीं है कि जीरो है वो मानवीयता के मामले में, तो जीरो नहीं है, थोड़ा बहुत है टेलर में मानवीयता, व्यक्ति की भावनाओं की चिंता। कहां कहां तो कुछ पॉइंट यहां स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपको, और हो सकता है आपके दिमाग में आई भी हो ये बातें। अब एक बार फिर से देखें पूरी टेलर की थ्योरी को, तो कई बातें टेलर ने बीच बीच में ऐसी कह दी कि जहां मानवीयता हम देख सकते हैं। टेलर ने कहा बेहतर कार्य दशाएं। भाई, बेहतर कार्य दशाएं इंसान के लिए ही तो है जरूरी। मशीन को तो कहीं भी रख दो, धूप, गर्मी, ठंड, पसीना, कुछ भी, तो ये इंसान के लिए तो है कि अच्छी कार्य दशा हो। मानकीकृत कार्य दशाएं, उसमें बेहतर कार्य दशाएं भी इंक्लूड है। साफ हवा हो, पानी का इंतजाम हो, बैठने का इंतजाम, जो भी। तो टेलर कह रहा है थकान अध्ययन,
ऐसी तकनीकें लाओ जहां श्रमिकों को थकान नहीं हो तो मानवीयता। तो मशीनों को क्या फर्क है? टेलर कह रहा है ब्रेक विश्राम की व्यवस्था, देखिए टेलर का कहना है सहयोग समन्वय, मशीनों को तो नहीं है, ये तो इंसान की भावना है कि भाई आपस का लड़ाई झगड़ा ना हो। टेलर कह रहा है प्रोत्साहन अभिप्रेरण, सफलता के लिए पुरस्कार, मोटिवेशन के तरीके। मशीनों को नहीं चाहिए फिर कोई मोटिवेशन, 24 घंटा आप बिना कुछ दिए काम करवाओ उन्हें, इंसान के लिए है मोटिवेशन प्रोत्साहन। टेलर प्रशिक्षण की व्यवस्था। सब में देखिए ये जब हम व्यक्ति को मानव समझेंगे तभी ये बातें होंगी। मशीनों को इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। अपवाद द्वारा प्रबंध, कि अब अनावश्यक हस्तक्षेप काम में नहीं करना है, हर आदमी को अपना अपना काम करना है। और सबसे बड़ी बात मेंटल रिवॉल्यूशन या मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति का तो नाम ही है मानसिक क्रांति, सोच में बदलाव। और सोच तो इंसानों की होती है, वो मशीनों की तो होती नहीं। प्रबंधक और श्रमिक के दृष्टिकोण को बदलना है। दृष्टिकोण जहां आ गया मतलब आएगी वहां ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, सोशल साइकोलॉजिकल बातें आई गई वहां। तो देख लीजिए आप कि नो डाउट हम इस बात को झुटलाएंगे नहीं कि टेलर यांत्रिक थे। हाँ, लेकिन हम साथ में थोड़ा ये जरूर दिखाएंगे कि कहीं कहीं टेलर ने मानवीयता भी दिखाई है। 100 और 0 नहीं है, यांत्रिक 100 और मानवीय 0, बल्कि 80-20 है। या 70-30 है। और याद रखिए कि हमने पहले दिन से आपसे यही बात की है। मैंने बताया आपको कि औपचारिक संगठन में प्राथमिकता संरचना तकनीक को होगी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि औपचारिक में व्यक्ति नहीं होगा। मैंने बताया आपको कि हर संगठन में 5 तत्व होंगे, बस जो स्टडी है वो प्रायोरिटीज की है कि औपचारिक में प्राथमिक संरचना तकनीक और नियम कानून होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति 0 होगा, प्राथमिक नहीं होगा। अनौपचारिक में प्राथमिक भावनाएं हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। तो ये सारी स्टडी ही प्राथमिकताओं की है। तो 100 और 0 वाली नहीं है ये स्टडी, ये 80-20 या 70-30 वाली स्थिति है कि टेलर ने 80% औपचारिक या नियम कानून पर जोर दे दिया, 20% लेकिन कहीं कहीं है मानवीयता भी, मानवीय बातें भी। जब एल्टन मियो की बात आएगी एंटीथीसिस तो उल्टा हो जाएगा, वो 80% मानवीय हो जाएंगे और 20% यांत्रिक हो जाएंगे। तो प्रायोरिटीज की सारी स्टडी है ये कि किसने किस बात को प्राथमिकता दी है। टेलर इंजीनियर हैं तो प्राथमिकता इंजीनियरी वाली चीजों को, मतलब तकनीकों को, औपचारिक नियम कानून उनको दी है। एल्टन में वो सोशियोलॉजिस्ट या समाजशास्त्री होंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो समाज की स्टडी कर रहा है वो तो कभी भावनाओं से दूर हो ही नहीं सकता, वो मानवीय हो जाएंगे। तो टेलर की आलोचना है, प्लस आलोचना की भी आलोचना या टेलर का बचाव है। और लास्ट टॉपिक देखिए, F.W. टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की वर्तमान समय में प्रासंगिकता। टेलर ने आज से 110 साल पहले जो बातें कही थीं, आज वो बातें कितनी उपयोगी या कितनी प्रासंगिक हैं। 1910-11 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसी में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। आज 2021, 110 साल बाद वो सिद्धांत हमारे लिए कितना उपयोगी है या नहीं है, हमें अब उसकी जांच करनी है वर्तमान संदर्भ में।
तो हमने कहा पुराने सिद्धांतों की, पुराने विचारों की आज के समय में उपयोगिता, उसे हम एक शब्द में कहते हैं प्रासंगिकता, रेलिवेंस। तो टॉपिक है रेलिवेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसमें हमें कई बातें ध्यान रखनी है। कई बातें क्या? एक तो अभी मैंने बताई आपको कि 1911 के सिद्धांत की उपयोगिता 2021 में। दूसरा, हमने देखा है कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध आया अमेरिका में, अमेरिकी इंजीनियर थे। तो हमें दूसरा यह भी देखना है कि अमेरिका के सिद्धांत की प्रासंगिकता इंडिया में, या कहें कि डेवलप्ड कंट्री की जो थ्योरी है उसकी प्रासंगिकता डेवलपिंग सोसाइटीज में। टेलर का सिद्धांत आया प्राइवेट कंपनीज में, मिडवेल, बेथलेहम। तो हमें प्रासंगिकता में इस बात को भी ध्यान रखना है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी की प्रासंगिकता पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो कई एंगल से हम टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत की प्रासंगिकता को जांचेंगे। एक बार फिर से पूरे साइंटिफिक मैनेजमेंट को देखेंगे, रिव्यू करेंगे, और अब हम उसे वर्तमान समय से जोड़ेंगे कि टेलर ने तब जो बातें कही थीं, आज वो बातें कैसे उपयोगी हैं और या नहीं है, जो भी सच्चाई। तो चलिए एक बार फिर से शुरुआत से शुरू करें। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और उसका अर्थ, मीनिंग देखिए आप। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ क्या? विशिष्ट ज्ञान के आधार पर कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से करना, काम को करने का एक सही तरीका। अगर थोड़ा कम शब्दों में कहें तो काम को करने का सही तरीका। आज हम बात करते हैं कार्यकुशलता की, और कार्यकुशलता या एफिशिएंसी का मतलब भी है डूइंग थिंग्स राइट, मतलब काम को करने का सही तरीका। तो देखिए, जो वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ है वास्तव में आज भी वही है, कार्यकुशलता के रूप में डूइंग थिंग्स राइट, काम को करने का सही तरीका। विशिष्ट ज्ञान के आधार पर काम को सही तरीके से करना, देखिए आप, ये एक ऐसी भावना है जो हमेशा ऐसी भावना है जो हमेशा, हर समय, हर देशकाल परिस्थिति में उतनी ही उपयोगी है कि अगर हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। हमें केवल हार्ड वर्क नहीं करना बल्कि हमें स्मार्ट वर्क करना है, तो हमेशा जरूरी है वो। तो दूसरा देखिए, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य हमने पढ़े हैं। मेन था उसमें ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और इकोनॉमी, लागत कटौती। और आज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में 3E के कॉन्सेप्ट पर बल दिया जाता है। 3E क्या? एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। तो देखिए, एफिशिएंसी भी, लागत कटौती मतलब इकोनॉमी भी। आज एनपीएम में 3E में 2E वही है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, तीसरा E और जुड़ गया है, प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस। तो हमने बात की है कि कार्यकुशलता, प्रभावशीलता तो जुड़े हुए हैं। भाई, जेब में पैसा होगा तभी तो उद्देश्य पूरे होंगे। तो सोच के देखें, टेलर जो बातें 1911 में कह के गए आज वही कर रहे हैं। शब्द बदल दिए लेकिन भाव तो वही है। 3E है आज, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस। टेलर ने कहा सहयोग एवं समन्वय,
कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए आप यहाँ, आज हम सेंटर स्टेट की बात करें, हम स्टेट और स्टेट की बात करें, हम गवर्नमेंट और किसान यूनियन की बात करें, तो हर जगह तो वही है कि अगर तालमेल नहीं है तो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। यहां आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा के लिए बात दिमाग में बिठाना है, टेलर ने कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन किसके बीच में बात की है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय या मैनेजर और लेबर। लेकिन हमें बस कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन शब्द देखने हैं, हमें यह नहीं देखना कि मैनेजर और लेबर या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बस कोऑर्डिनेशन की बात की थी टेलर ने। अब हम दुनिया में कोई भी एग्जाम्पल यहां कोड कर दें जहां हमें कोऑर्डिनेशन दिख रहा हो या उसकी जरूरत हो, यही एनालिसिस है और यही है कि कितना आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स है। इसी से आपको एग्जाम में नंबर मिल रहे हैं। आप लेबर और मैनेजर के कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, वो तो डाल ही सकते हैं भाई, क्योंकि उसकी तो बात की ही है टेलर ने। लेकिन यहां मेरा बताने का उद्देश्य ये कि केवल लेबर और मैनेजर तक ही आपको अपनी सोच को सीमित नहीं रखना है यहां, बल्कि यहां आपके पास स्कोप है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का, कि मतलब आप लेबर या मैनेजर से बाहर निकल के भी सोच सकते हैं और अदर एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं। जैसा मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा है, हमें जरूरत कोऑर्डिनेशन की है, आप वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। आप यहां यूपी और दिल्ली के कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। आप यहां सरकार के दो मिनिस्ट्रीज का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री। आप यहां सरकार के दो आयोग का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, नेशनल वीमेन कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की। इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता, समस्या सुलझने की जगह और उलझ जाएगी। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है और ऐसा हमसे अपेक्षा की जाती है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में। और ये बस अब हमारे दिमाग की उपज है। दुनिया की कोई किताब पढ़ेंगे आप, ये टॉपिक किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की प्रासंगिकता। क्यों? क्योंकि ये हमने कहा, ये हम लोग अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर एनालिसिस कर रहे हैं। किसी सोरेन कटारिया, किसी प्रसाद प्रसाद, किसी किताब में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेंगे। उनमें बस वो मिलेगा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, जो हमने कल तक पढ़ लिया। जो आज हमने बातें की, ये केवल हम बता रहे हैं आप, ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है। और उसमें भी जो ये प्रासंगिकता है, ये तो कोई किताब डिस्कस नहीं करेगी, वो बस केवल उनका कंट्रीब्यूशन बताएगी थिंकर्स का। ये हमारा जो अपना 25 साल का अनुभव है, जो थिंकिंग है, पवेट की नॉलेज है, ये उसके बेस पे हमें करना होता है। आपसे भी अपेक्षा की जाती है कि थोड़ा सा आपको भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं और ऐसे एग्जाम्पल सोचने या नेट पे भी सर्च करने हैं कि जहां हम जिनको टेलर से लिंक कर पाए, टेलर की थ्योरी से जोड़ पाए कि अच्छा टेलर ने ऐसा कहा था। वही तो दिख रहा है हमें, ये उसी तरह की चीज। तो ये अपने आप हमें चिंतन का मुद्दा है। तो जरूरी नहीं है कि अब जो एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं वर्तमान समय के, आप यही कोट करें। आप अपने से भी अपने आइडिया यहाँ लगा सकते हैं, इनोवेशन, और यहाँ डाल सकते हैं। ये सारे हमारे आइडियाज हैं, हमने कहा किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी ने हमें नहीं बताया, ये बस हमारी सोच है। इसी तरह से देखिए, अधिकतम पारस्परिक समृद्धि, सबको फायदा, कॉरपोरेट गवर्नेंस में यही है कि हम सबको साथ लेके चलें, सबका फायदा हो। हाँ। हम्म। हाँ बिल्कुल, आप ये एग्जाम्पल डाल दीजिए।
हाँ बिल्कुल, ये डाल दीजिए। प्रवासी मजदूरों की समस्या थी, महाराष्ट्र ने, दिल्ली ने भगाया सबको, बिहार यूपी के मजदूरों को, बाद में बड़े अच्छे बन गए। कितने लाखों मजदूर केवल दिल्ली से और केवल बंबई से भगाए गए, और सरकारों ने जानबूझ के किया था वो सारा, कि जितना यहां से लोग जाएंगे हमारा उतना बवाल कम होगा, उतना टेंशन घटेगा। और बाद में खूब अच्छे बन गए सब, दिल्ली वाले हों चाहे वो महाराष्ट्र वाले मुंबई वाले हों। बिल्कुल, तो यही हमने कहा, अभी एग्जाम्पल आप अपना दिमाग लगाइए, आप कोट कीजिए एग्जाम्पल, बस सहयोग समन्वय शब्द देख लीजिए आप, और आप जोड़िए उसको। अधिकतम पारस्परिक समृद्धि, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमें, मालिक को भी फायदा हो, मजदूर को भी फायदा हो। टेलर देख रहे हैं हम कि कैसे उन्होंने व्यवस्था की है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि मालिक अपने लाभ के लिए दूसरों को हानि नहीं पहुंचाए, अपना लाभ भी देखें लेकिन दूसरों के लाभ का भी ख्याल रखें। है क्या? हम्म। हम्म। हाँ डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल डाल सकते हैं। और देखिए, कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक मूल्यांकन, परफॉर्मेंस एवरेजल साइंटिफिकली करना है हमें ये काम। नवीन लोक प्रबंधन में भी इस बात पे वर्तमान समय में बल दिया जा रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। उसी से जुड़ा अगला पॉइंट है, कार्य निष्पादन करते हैं हम, मूल्यांकन करते हैं, तभी हमें पता लगता है कि कौन सफल है और कौन सफल नहीं है। जो सफल है उसे पुरस्कार, जो असफल है उसे दंड। और एनपीएम में भी कहा गया है, सफल प्रबंधकीय गतिविधियों को समुचित प्रोत्साहन। नवरत्न, महारत्न जैसे कॉन्सेप्ट हमारे देश में, आप डालिए एग्जाम्पल। पीएसयू, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्निंग पीएसयू है, सरकार ने उन्हें मैक्सिमम ऑटोनॉमी दे दी है, महारत्ना की दर्जा दे दिया। उनसे कम वालों की अलग कैटेगरी बना दी, नवरत्ना का दर्जा दे दिया। उनसे अलग वालों की अलग कैटेगरी बना दी, मिनी रत्ना का दर्जा दे दिया। तो तभी तो हुआ ये काम, जब हमने उनके काम का मूल्यांकन किया। तो आज भी हो रहा है वो काम एनपीएम वगैरह में। प्रमोशन का पर्पज यही है कि जो अच्छे काम कर रहे हैं, कमिटेड हैं, उन्हें अब हम प्रमोट कर दें, वो भी तो पुरस्कार ही है सफलता के लिए। जो नहीं कर रहे अच्छा काम, उन्हें दंड दें, डांट फटकार लगाएं, ट्रांसफर कर दें उनका। तो देखिए है वो चीजें आज भी। और पॉइंट देखिए, टेलर ने कहा मानकीकृत कार्यदशाएं, हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स होगा, पैरामीटर तय होंगे, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, किस माहौल में करेगा। आप यहां मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, कोट कर सकते हैं केस स्टडी, किसी कंपनी का एग्जाम्पल। लगभग हर आदमी गया ही होगा कभी ना कभी मैकडोनल्ड या डोमिनोज में। देखिए अंदर का सब कुछ उनका फिक्स, पूरा मशीनें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं, चार छह लोग सब अपने अपने काम करते हैं। कोई आदमी बर्गर बना रहा है, कोई पिज्जा बना रहा है, कोई फ्रेंच फ्राइज बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है। सबके काम बटे हुए हैं, सब कुछ फिक्स है, कितना टेम्परेचर होगा, कितनी लाइटिंग होगी, किस मशीन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कितना एसी का टेम्परेचर, सब कुछ फिक्स है। देखिए कोई मन की मर्जी कहीं कुछ नहीं है। फ्रेंच फ्राई बनाने वाला केवल अपना काम करता है, और काउंटर पे खड़े होकर टोकन काटने वाला वो केवल अपना काम करता है। कामों का बंटवारा है, तरीके फिक्स हैं। तो टेलर ने वही तो कहा, टेलर ने कहा वैज्ञानिक तरीके से भर्ती और प्रशिक्षण, साइंटिफिकली हम रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट करें, ट्रेनिंग दें। और आज भी देखिए हम टाइम टू टाइम अपने जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको चेंज करते हैं, उसमें रिफॉर्म करते हैं, प्रशिक्षण पद्धति में बदलाव करते हैं, ताकि अप टू डेट रख पाए अपने कर्मचारियों को, ज्यादा योग्य व्यक्तियों को संगठन के प्रति आकर्षित कर पाए। तो आज भी चाहिए हमें। टेलर कहते हैं, टेलर का तीसरा नियम, कार्य और कर्ता के बीच में सही तालमेल।
आज हम रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं, भर्ती प्रक्रिया के 7 चरण होते हैं, जिसमें छठा चरण होता है प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट का मतलब भी यही है कि सही व्यक्ति को सही स्थान पर बिठाया जाए। यूपीएससी ने जिसे आईएएस के लिए रिकमेंड किया है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे आईएएस बनाए, और जिसे आईपीएस के लिए रिकमेंड किया उसे आईपीएस। स्टेट पीएससी ने जिसे डिप्टी कलेक्टर, जिसे डीवाईएसपी के लिए रिकमेंड किया है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को उसी पद पर अपॉइंट करे। इसे हम कहते हैं प्लेसमेंट, पद स्थापन। जो टेलर का तीसरा नियम है, कार्य और कर्ता के बीच में सही तालमेल। देखिए, टेलर ने कहा मेंटल रिवॉल्यूशन, मानसिक क्रांति मतलब सोच में बदलाव। आजकल हम कहते हैं लोक सेवाओं का एटीट्यूडल चेंज या अभिवृत्ति परिवर्तन, मतलब वही है सोच में बदलाव। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नवीन लोक प्रशासन ने जोर दिया है इस पे, एटीट्यूडल चेंज। हमें बताना सिखाना है आपको कि आप जनता के स्वामी नहीं बल्कि जनता के सेवक बनने जा रहे हो, सिविल सर्वेंट। तो सोच को बदलना है। टेलर ने प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका पर बल दिया। स्पेशलाइजेशन, और आज तो हम जान ही रहे 21st सेंचुरी है, जमाना ही है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, नए नए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। विशेषज्ञ नहीं होंगे कैसे काम कर पाएंगे वो, चाहे साइबर क्राइम्स हो, चाहे वो ई वेस्ट हो, चाहे पूरा ई गवर्नेंस हो। हर जगह आजकल देखिए इतना टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ गया है, जब तक उसके जानकार विशेषज्ञ नहीं है कर ही नहीं सकते काम। तो जरूरत है आज हमें। उसी में देखिए आज सरकार लैटरल एंट्री पे जोर दे रही है, पार्श्विक प्रवेश। प्राइवेट कंपनीज के जो ख्याति प्राप्त लोग हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, सरकार डायरेक्ट उन्हें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एंट्री कर रही है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे। तो वही तो है, विशेषज्ञों की भूमिका को कितना फोकस है आज। टेलर ने आदेश की एकता का उल्लंघन किया, जुड़ा है इसी 11-12 जुड़े हैं दोनों आपस में। हम बात कर रहे थे जहां विशेषज्ञ होंगे वहां आदेश की एकता नहीं होगी। भाई जीएस के 8 सब्जेक्ट हमने कहा आपको एक ही टीचर पढ़ाए तो आदेश की एकता होगी, लेकिन विशेषज्ञता नहीं होगी। और जीएस के 8 सब्जेक्ट आपको 8 टीचर पढ़ाएंगे तो विशेषज्ञता होगी, लेकिन आदेश की एकता नहीं होगी। आपको 8 लोगों से आदेश लेना पड़ेगा। तो दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या आदेश की एकता या विशेषज्ञता। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, आज भी दोनों बातें, आज भी दोनों बातें हैं कि जहां विज्ञान प्रौद्योगिकी है, जहां विशेषज्ञ हैं, वहां आदेश की एकता कभी होती ही नहीं। आपको ऑप्शनल पढ़ना है तो किसी और से आदेश लेना है, आपको जीएस पढ़ना है तो किसी और से लेना है। जीएस में भी इतने सारे सेक्शन हैं तो सब अलग अलग से पढ़ने हैं, तो अलग अलग लोगों से आपको आदेश लेने। जिले में हम देखते हैं जो आईपीएस अधिकारी जिले में एसपी है, वो कलेक्टर से भी आदेश लेता है, और वो अपने पुलिस प्रशासन में डीआईजी से भी आदेश लेता है। कम से कम 2 लोगों से आदेश लेता है, आजकल और ज्यादा लोगों से भी आदेश। तो आदेश की एकता का पालन आज भी नहीं हो रहा है। टेलर ने निर्माण और क्रियान्वयन के कामों को अलग अलग किया। फंक्शनल फॉर्मेनशिप, पॉलिसी मेकिंग या प्लानिंग से जुड़े फॉर्मेन अलग और इम्प्लीमेंटेशन से जुड़े फॉर्मेन अलग। और आज देखिए सचिवालय और निदेशालय, सेक्रेटरीट और डायरेक्टरेट को हमने अलग अलग किया है। सचिवालय का काम होता है पॉलिसी मेकिंग और डायरेक्टरेट का काम होता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। गृह सचिव है, होम सेक्रेटरी और डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। जो होम सेक्रेटरी है वो सचिवालय का अपने डिपार्टमेंट का हेड है, उसका काम है नीति का निर्माण। और जो डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो पुलिस निदेशालय का हेड है, उसका काम है उन नीतियों को जनता के बीच में लागू करना, करवाना।
तो सचिवालय निदेशालय का पृथक्करण है हमारे देश में, राज्य में। टेलर ने निर्माण क्रियान्वयन के पृथक्करण की बात की थी। हाँ, अब वो कमिश्नरी सिस्टम में चेंज हो जाता है, वहां पुलिस प्रशासन से डीएम का रोल हम हटा देते हैं कमिश्नरी सिस्टम से। तो वहां वो बल्कि वो इसीलिए करते हैं कि आदेश की एकता बने। वहां पुलिस वाले को एक नॉन पुलिस वाला आदेश दे तो इससे पुलिस के उत्साह मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। तो कमिश्नरी सिस्टम में हम वो जो नॉन पुलिस वाला है डीएम, उसको अलग कर देते हैं लॉ एंड ऑर्डर से, पुलिस सिस्टम से। फिर कमिश्नर ही वो वहां आदेश चलता है। तो वह इसी के लिए करते हैं हम, क्योंकि इसकी अपनी जरूरत है यूनिटी ऑफ कमांड की। वो हम टेलर की आलोचना में देख ही रहे कि टेलर ने आदेश की एकता का उल्लंघन किया तो कई लिहाज से अच्छा भी है, लेकिन कई लिहाज से बुरा भी है। भाई यूनिटी ऑफ कमांड के अपने फायदे होते हैं संगठन में। सबसे बड़ा फायदा हमने बताया कि दुविधा या असमंजस नहीं होती है। एक ही बॉस हो, वही आदेश दो तो टेंशन नहीं है, बस चुपचाप हमें पता है हमारा बॉस कौन है, वो जो भी कह रहा है हम उसकी बात मान लें। एक से ज्यादा बॉस हो जाएंगे तो अब दिक्कत है कि किसकी माने और किसकी नहीं माने। तो कमिश्नरी सिस्टम में तो हम करते ही हैं वैसा, कि ताकि इस समस्या का समाधान हो। और देखिए लास्ट कुछ और 2-3 पॉइंट हैं। टेलर ने कहा निर्माण के जो फॉरमैन होंगे उनमें मानसिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे। क्रियान्वयन से जुड़े जो फॉरमैन होंगे उनमें शारीरिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे। भाई हमें नीति बनानी है, जब तक मेंटली हम परिपक्व मैच्योर नहीं है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है, कैसे हम अच्छी नीतियां बनाएंगे। तो हमें मानसिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति चाहिए। लेकिन जब हमें क्रियान्वयन करना है, इम्प्लीमेंटेशन, गर्मी धूप बारिश में जाके काम करना है, पसीना बहाना है, वहां अगर हम फिजिकली फिट नहीं हैं कैसे काम कर पाएंगे। तेज धूप में गिर जाएंगे बेहोश होके। थोड़ा पसीना बहेगा दिक्कत हो जाएगी काम करने की। -40 डिग्री 50 डिग्री में सियाचिन में सैनिक लगे हैं, अगर फिजिकली फिट नहीं होंगे कैसे काम करेंगे। तो क्रियान्वयन वालों को फिजिकली फिट होना जरूरी है, टेलर ने कहा था। आज भी देखिए आप, भाई निर्माण का काम किसका है, राजनीति का। पॉलिटिक्स बना रही है आजकल, नीतियों का निर्माण कर रही है। और जितने राजनेता स्पेशली हम लोगों के देश में हैं, ज्यादातर देखिए आप तो 60-70 प्लस के हैं। जो अपने आप को युवा कहते हैं वो भी 50 प्लस के हैं। राहुल गांधी अपने आप को युवा कहते हैं और एज देखिए तो 50 साल के आदमी युवा कहला रहा है राजनीति में, और 70-75 तो मिनिमम है। क्यों? क्योंकि उन्हें बनाना है नीतियां। तो मानसिक योग्यता चाहिए वहां। और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग देखिए क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो यहां आपकी 20 साल 21 साल में भर्ती हो रही है। जब प्रशासन से रिटायरमेंट की उम्र है तब राजनीति में प्रवेश की है। क्योंकि प्रशासन को करना है क्रियान्वयन तो फिजिकली फिट लोग चाहिए, और राजनीति को करना है निर्माण तो मेंटली फिट। यूपीएससी या स्टेट पीएससी को जाके कोई बताए भैया 52 साल के राहुल गांधी तो युवा हैं, यंग हैं, और आप कह रहे हैं कि हम तो 20 साल 21 साल वाले को यंग मानेंगे, 30 साल में तो हम कह देंगे कि अब एज लिमिट क्रॉस होगी, जाओ अब घर बैठो कुछ और करो, अब नहीं आ सकते आईएएस में कि पीसीएस में। हाँ वही की और मिनिमाइज करने की बातें ही चल रही है एज को। 21 से 24 साल होता, कमेटी ने कहा था बस 21 से 24 साल एज कर दो आईएएस आईपीएस बनने की, वो यंग है।
और राजनीति में 52 साल के भी यंग है ना, अभी शादी विवाह का आता पता, ना काम धंधे का आता पता, बेरोजगार घूम रहे भी। यहाँ बताएं यूपीएससी स्टेट पीएससी को कोई कि देखो वहां 52 साल के लोग यंग कहलाते हैं। तो वहां उन्हें नीति बनानी है, यहाँ क्रियान्वयन करना है आपको। ब्रिटेन में जब एनपीएम लागू हुआ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, तो उन्होंने सीनियर सिविल सर्विस या वरिष्ठ लोक सेवा बनाई। इसमें उन्होंने यही वही किया कि जो 50 या 55 प्लस के सिविल सर्वेंट थे उनका एक अलग ग्रुप बना दिया और उनसे कह दिया कि तुम पॉलिसी मेकर हो, तुम नीतियां बनाओगे, और जो उससे कम एज वाले थे उनसे कह दिया कि तुम इंप्लीमेंट करोगे। तो हो गया वही कॉन्सेप्ट टेलर का कि जो सीनियर हैं, मेंटली मैच्योर हैं, वो बनाएं, जो फिजिकली फिट हैं, कम एज वाले हैं, वो उन्हें इंप्लीमेंट करें। देखिए टेलर ने कहा पर यूनिट प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम पैसा देंगे, घंटे वाला सिस्टम बंद, और आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम हो रहा है। देखिए दिल्ली का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, पूरी संसद भवन या पूरा इलाका डेवलप होना है, टाटा को हमने जिम्मेदारी दे दी, 971 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब तुम बनाओ, लमसम एक टाइम है कि भैया 2022 तक तुम्हें बना के देना है। अयोध्या में मंदिर बनना है, एलएनटी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जितने में भी ये बनाओ, कोई हमें घंटा या वो सबसे मतलब नहीं है, पर यूनिट प्रोडक्शन। तो यही चल रहा है आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेस। टास्क एंड बोनस प्लान कल ही हम बात कर चुके हैं कि जितने प्राइवेट बैंक बीमा कंपनियां देखे ज्यादातर उसी को फॉलो करते हैं। टास्क तय होता है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम सैलरी तय होती है, साथ में फिर बोनस की व्यवस्थाएं कर दी जाती। तो एक तरह से टेलर के सिद्धांत में जो बातें कही गई, ज्यादातर बातें हम वर्तमान समय में लागू होते हुए देख सकते हैं। तो ये वर्तमान समय में टेलर की प्रासंगिकता या उपयोगिता है कि भले 110 साल हो गए फिर भी टेलर का सिद्धांत आज भी हमारे लिए उतना उपयोगी है। इनफैक्ट आप देखेंगे टेलर का सिद्धांत बिफोर एलपीजी उतना उपयोगी नहीं था जितना आफ्टर एलपीजी उपयोगी हो गया है। क्यों? क्योंकि आफ्टर एलपीजी लोक और निजी प्रशासन के बीच की जो दूरियां थीं वो कम हो गई हैं या समानताएं बढ़ गई हैं। तो इसलिए आफ्टर एलपीजी जब ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट आए, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की प्रासंगिकता भी बढ़ गई है। दो स्टेटमेंट हैं। एक स्टेटमेंट कि टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट आया प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा स्टेटमेंट कि आफ्टर एलपीजी प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दूरियां घटी हैं या समानताएं बढ़ी हैं। आपको सी सेट का एक क्वेश्चन दे दें कि ये दो स्टेटमेंट हैं, इसके आधार पे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? पहला स्टेटमेंट कि वैज्ञानिक प्रबंध निजी प्रशासन में आया। दूसरा स्टेटमेंट कि लोक और निजी की समानताएं बढ़ रही हैं। क्या निष्कर्ष निकल रहा है इन दोनों स्टेटमेंट का? कि निजी प्रशासन के सिद्धांत की प्रासंगिकता लोक प्रशासन में बढ़ रही है। भाई यही तो निकल रहा है निष्कर्ष। तो देख लीजिए, आप वही तो हम बात कर रहे हैं कि टेलर का सिद्धांत निजी प्रशासन में आया, पहली बात। वर्तमान समय में लोक और निजी नजदीक आ रहे हैं, ट्रिपल पी वगैरह है आजकल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह। तो स्वाभाविक सी बात है कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की प्रासंगिकता लोक प्रशासन में बढ़ गई है। तो बिफोर एलपीजी नहीं था उतनी प्रासंगिकता टेलर की जितनी आफ्टर एलपीजी हो। और वर्तमान समय के जो हमने एग्जाम्पल दिए आपको, जो बातें की, ये वर्तमान समय की ज्यादातर बातें जुड़ी हुई हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस हो,
चाहे वो सीनियर सिविल सर्विस हो, चाहे वो इसके पहले और हमने बात की परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, चाहे 3E का कॉन्सेप्ट हो, ये सब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बातें। तो कई विद्वानों ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को ही नाम दे दिया है नव टेलरवाद या नियो टेलरिज्म का। टेलर के विचारों को हमने कहा टेलरवाद, टेलरिज्म, और वर्तमान समय में टेलर के विचार लागू हो रहे हैं एनपीएम के रूप में। तो एनपीएम क्या हो गया? नव टेलरवाद या नियो टेलरिज्म। तो नवीन लोक प्रबंधन को ही नव टेलरवाद भी कहा है कई विद्वानों ने। तो ये है वर्तमान समय में एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की रेलिवेंस या प्रासंगिकता। तो पूरा टॉपिक था ये, पहली थ्योरी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और एफडब्ल्यू टेलर। तो आज यहीं रोकेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप लोग क्लियर है सब? हाँ, कौन सा? हाँ, सारी श्रमिकों की बातें की हैं टेलर ने, तो ये आलोचना है, विशेषता भी है, आलोचना भी है। और उसका बचाव कर रहे कि कार्यात्मक पर्यवेक्षण में पर्यवेक्षक की बात की मतलब मध्यस्तर की भी बात की है, बस ये। हाँ, वहां कर दीजिए या साथ ही साथ दिखा दीजिए, जब आलोचना कर रहे हैं उसी समय दिखा दीजिए या बाद में दिखा दीजिए, दोनों तरीके। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को? जी। तो पूरी क्वेश्चन बुकलेट भेजी तो है, अब उसमें से देख लीजिए। वैज्ञानिक प्रबंध हमने पढ़ा दिया है, वैज्ञानिक प्रबंध के क्वेश्चन देख लीजिए आप उसमें। नहीं समझ पाए हम बात आपकी। हम्म। 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 नहीं नहीं, तो अब ये तो आपका काम है ना कि आंसर आप बताएं। प्रश्न बुकलेट हमने दी है, आंसर तो अब आप बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो आप लिखेंगे, हमने तो पूरा टॉपिक पढ़ा दिया आपको। अब आपको वो टॉपिक कितना समझ में आए नहीं आए, हमने उस टॉपिक जुड़े प्रश्न भी आपको दिए हैं, पूरी क्वेश्चन बुकलेट। अब उसमें आप टेलर के प्रश्न निकालिए और हम बताएं, उसकी जगह आप बताइए हमें। हाँ भाई, प्रश्न यही हो गया कि टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। यूपी बिहार में यही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, आंसर तो हमने बता ही दिया आपको। तो अब ये तो आपका काम है अब इसके बाद कि तो ये करा तो दिया हमने, और क्या सॉल्व? वही तो प्रश्न है कि टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध में योगदान बताइए और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए, प्रश्न है बिहार का। तो पूरा सॉल्व करा तो दिया हमने आपको। हाँ, तो हमने बता दिया, शुरू में हमने 9 क्लास करी थी, जब सेमिनार किया था उसमें बताया था कैसे आंसर लिखना है, कैसे किन बातों का ध्यान, टेल वर्ड्स क्या, पूरा शुरू में भी बताया था हमने। पूरा एक दिन केवल डिस्कस किया था कि महत्व से देखिए जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न हैं, भूल गए लग रहा वो सब आप।
हाँ, तो वो शुरू में भी बता ही दिया था हमने, यहाँ पूरा टॉपिक पढ़ा दिया। अब इसके बाद आपका काम शुरू है, अब गेंद आपके पाले में है कि अब इससे जुड़े प्रश्न आप निकालिए। यूपी के निकालिए प्रश्न, बिहार के निकालिए प्रश्न, आईएएस के निकालिए प्रश्न, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और कोई दिक्कत है तो फिर हमसे पूछिए कि सर टेलर का ये प्रश्न पूछा गया, ये हम कैसे लिखें, या हमने ऐसे लिखा है तो इसमें क्या कमी लग रही है। अब ये आपको करना पड़ेगा काम, क्योंकि एग्जाम तो आप ही को देना है, वो तो हमें देना नहीं है। तब हम बताएंगे कि अच्छा अब हाँ आप ये गलती कर रहे हैं, अब ऐसे लिखोगे आप उसे। आइडिया हमने सारा दे दिया आपको, कैसे लिखना है ये शुरू में ही हमने बता दिया था आपको सेमिनार वाली क्लासेस में। यहाँ अब हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो अब इसके बाद का काम आपका है। आप कुछ लिखोगे, कुछ सोचोगे, और फिर नहीं तो हमसे पूछोगे आप कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, तो फिर हम बताएंगे अब आपको। हाँ जी, तो चलिए, ये हमने पहली थ्योरी पढ़ी, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। दूसरी थ्योरी है नौकरशाही सिद्धांत, मैक्स वेबर का योगदान। लेकिन मैक्स वेबर के योगदान की आज आप लोगों के ग्रुप पे यूट्यूब की 2 लिंक भेजी गई हैं। सो नौकरशाही सिद्धांत और मैक्स वेबर का योगदान, वो 2 लिंक आपको अभी, चाहे कल की 6:30 बजे के पहले, वो दोनों लिंक पूरा देखना है। उसी में क्लास है मैक्स वेबर और नौकरशाही और मैक्स वेबर का योगदान। तो वो हम आपसे यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, एक तरह से कहा जाए कि वो आप रिकॉर्डेड कर लेंगे, जो कि यूट्यूब पे भी डाला गया है। वो अभी हमने 4-5 दिन पहले ही गवर्नेंस वाली क्लास में पढ़ाया था, नौकरशाही और मैक्स वेबर। तो वो हमने आपको लिंक भेज दी है, मतलब वो एक क्लास लाइव नहीं होगी, वो रिकॉर्डेड आप कर लेंगे, और कल हम उसके आगे का आपको पढ़ाएंगे। सो कल की क्लास के पहले वो देखना जरूरी है आपको। तो लिंक अभी हमने भेज दी है ग्रुप पे, सो आप वो देख के कल आएंगे। कल हम उसके बाद बात करेंगे, हम सीधा कल आपसे चर्चा करेंगे मैक्स वेबर की समीक्षा और उसकी वर्तमान समय में प्रासंगिकता। समझ गए? उसके पहले का वो हम YouTube का लिंक भेज दिया गया है आपको, तो आप देख लेंगे। बीच बीच में कुछ क्लास हम ऐसी करेंगे ताकि वो समय बचे, क्योंकि अभी हमारे ऊपर वही यही प्रेशर है कि 27 मार्च को अभी संभावित डेट है बीपीएससी मेंस की। तो तब तक कोर्स कंप्लीट करने का प्रेशर है। अगर डेट बढ़ जाएगी तो हमारे पास और टाइम है, लेकिन अभी वो तो कुछ कुछ क्लास हम ऐसी करेंगे कि जो गवर्नेंस में टॉपिक हो रहे हैं, जो एथिक्स में टॉपिक हो रहे हैं, वो कॉमन टॉपिक हैं पवेट के भी। तो वहाँ जो टॉपिक हो जाएंगे वो हम आपको रिकॉर्डेड बीच बीच में ऐसा करेंगे, ताकि उतना यहाँ हमारा टाइम बचेगा। और कोई मतलब भी नहीं है डबल डबल पढ़ाने का, कि एक बार हम पढ़ा चुके हैं तो अब कम से कम टेक्नोलॉजी का ये फायदा है। तो वो हम आपको रिकॉर्डेड भी, तो वो इसलिए वो आपको रिकॉर्डेड देखना है। वो यूट्यूब पे भी डाला गया था, तो वही लिंक आपको दे दिए गए हैं, तो वो आपको देखना है। और कल हम उसके बाद आपसे बात करेंगे, वेबर की समीक्षा हम करेंगे कल, और प्रासंगिकता। सो मेरे ख्याल से बात आप समझ गए हैं, क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले अभी भी। कोई डाउट नहीं है तो चलिए आज बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं यहीं, कल आगे बढ़ाएंगे। सो आपको ये वेबर पढ़ना है, जो लिंक भेजी गई है, और हम कल उसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जा सकते हैं। जी प्रणाम।